तो चलिए आज हम लोग लाइट के रिफ्रैक्शन के बारे में बात करेंगे। तो इसे हम एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन से शुरुआत करते हैं। जैसे कि यहां पर देखिए एक कटोरा है। हम क्या करेंगे, इस कटोरे में हम रखेंगे एक कॉइन। तो ये रहा वो कॉइन जिसे हमने कटोरे में रख दिया। देखिए ये हमें क्लियरली दिख रहा है। अब हम कटोरे को धीरे धीरे अपने से दूर धकेलते जाएंगे और एक समय ऐसा आएगा कि कॉइन दिखना हमें बंद हो जाएगा। अब अगर इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल दें तो हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलेगा। हम अगर इसमें पानी डालते हैं तो ये कॉइन हमें फिर से दिखने लगेगा और ऐसा लगेगा मानो कॉइन थोड़ा उभरा हुआ है। ऐसा क्यों होता है, इसे जानने के लिए हमें दो और डेमोन्स्ट्रेशंस देखने होंगे। तो यहां पर देखिए पानी है इस कंटेनर में। हम क्या करेंगे, लेजर पॉइंटर से हम लाइट बीम को हवा से पानी में भेजेंगे। ये गर्म पानी है, यहां से भाप निकल रहा है। हम गर्म पानी यहां पर यूज इसलिए कर रहे हैं ताकि लाइट का पाथ जो है हवा में विजिबल हो। अब लेजर पॉइंटर से हम इस तरह से लाइट को इंसिडेंट करवाएंगे। तो यहां पर आप गौर से देखें कि ये लाइट जो है, लाइट बीम इस तरह से आया हवा से और यहां पर ये इंसिडेंट किया और पानी में जाते हुए ये अंदर की तरफ डेविएटेड हो गया है। मतलब अगर हम इस इंसिडेंट रे को, जो इंसिडेंट कर रहा है इसे इंसिडेंट रे कहा जाता है, अगर हम इस इंसिडेंट रे के पाथ को आगे बढ़ा देते हैं तो हमें क्लियरली समझ में आएगा ये चीज। अब देखिए अगर ये लाइट बीम जो है ये सीधा आगे बढ़ता तो इस पाथ में, डॉटेड लाइन के पाथ में आगे बढ़ जाता। लेकिन पानी में जाते हुए ये अंदर की तरफ डेविएटेड हुआ है। इस डायरेक्शन में ये डेविएटेड हुआ है। अंदर बाहर कहने से मेरा मतलब ये है कि अगर इस पॉइंट में, जिस पॉइंट में लाइट इंसिडेंट कर रहा है पानी के सरफेस में, इस पॉइंट में अगर पानी के सरफेस में हम एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, एक नॉर्मल मतलब यहां पर 90 डिग्री का एंगल होगा, एक नॉर्मल अगर हम ड्रॉ करते हैं तो फिर हम ये पाएंगे कि पानी में जाते हुए लाइट बीम नॉर्मल की तरफ डेविएटेड हुआ है, जिसे हम कहते हैं अंदर की तरफ डेविएटेड हुआ है। ठीक इसका उल्टा होता है जब हम लाइट बीम को पानी से हवा में भेजते हैं। एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है कि वो लाइट बीम जो है वो बाहर की तरफ डेविएटेड होता है। तो देखिए यहां पर इस कंटेनर में पानी है और हम क्या करेंगे, लेजर पॉइंटर से इस तरह से हम लाइट को इस सरफेस में इंसिडेंट करवाएंगे। अब देखिए लाइट बीम ऐसा आगे बढ़ा आगे बढ़ा आगे बढ़ा, अब यहां से ये हवा में जाना शुरू करता है। अब गौर करें, यहां पर आपको एक डॉट दिख रहा है, मतलब लाइट जो है यहां से बाहर निकला और यहां पर जाके ये कंटेनर के सरफेस में इंसिडेंट कर रहा है। तो अगर हम यहां इस पॉइंट से, जहां पानी से ये निकला, इस पॉइंट से अगर इस पॉइंट को जोड़ देते हैं तो आपको क्लियरली दिखेगा कि अगर ये सीधा आगे बढ़ता तो इस पाथ में आगे बढ़ जाता। यहां पर आपको क्लियरली दिखेगा कि पानी से हवा में जाते हुए लाइट बीम जो है ये नॉर्मल से बाहर की तरफ डेविएटेड हो रहा है। अब यहीं से आपको जवाब मिलेगा, जो कटोरा वाला जो सिचुएशन था उस डेमोन्स्ट्रेशन में जो हमें कॉइन फिर से दिखने लगा, उसका आंसर आपको अब दिखेगा। देखिए यहां पर ये कटोरा है, इसमें हमने कॉइन रख दिया। कॉइन से निकला हुआ लाइट रेज जो है ये हमारे आंखों तक पहुंच रहा है और हम इसे देख पा रहे हैं। अब अगर हम कटोरे को धीरे धीरे दूर सरका दे तो एक समय ऐसा आएगा कि कॉइन से निकला हुआ कोई भी लाइट रे हमारे आंखों तक नहीं पहुंचेगा। इसका मतलब हम कॉइन को देख नहीं पाएंगे। लेकिन जैसे इसमें पानी डाला जाएगा तो पानी से हवा में जाते हुए लाइट रेज जो है ये बाहर की तरफ डेविएटेड होगा। देखिए ये नॉर्मल है, अगर ये सीधा आगे बढ़ता तो इस पाथ में आगे बढ़ता और नॉर्मल से बाहर की तरफ डेविएटेड होगा, जिसके कारण कि लाइट रेज अब हमारे आंखों तक पहुंचेगा और हम कॉइन को फिर से देख पाएंगे और हमें लगेगा कॉइन उभरा हुआ है। कॉइन का पोजीशन थोड़ा सरका हुआ हमें अपीयर करेगा, लेकिन कॉइन हमें दिखने लगेगा। इस फेनोमेनॉन को, मतलब ये जो लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हुए डेविएटेड हो रहा है, इस फेनोमेनॉन को कहा जाता है रिफ्रैक्शन।
रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये जो रिफ्रैक्शन है ये सिर्फ हवा और पानी में ही हमें नहीं दिखता है, कोई भी दो तरह का ट्रांसपेरेंट मीडियम के बीच ये फेनोमेनॉन हमें दिखता है। जैसे कि ग्लास और हवा के बीच भी हमें यही चीज दिखता है। ये देखिए ये ग्लास स्लैब है और ये ऑब्वियसली ये एयर है। एयर से ये लाइट बीम जो है इस तरह से ग्लास में जाएगा और फिर ये बाहर निकलेगा। अभी तक इसे ग्लास में इंसिडेंट करवाया नहीं गया है। लाइट बीम जो है, लेजर पॉइंटर इस तरफ है, लाइट बीम इस डायरेक्शन में आ रहा है, इसका प्रोपगेशन का पाथ ये है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे पॉइंटर को थोड़ा नीचे ले जाएंगे जिससे कि लाइट ग्लास स्लैब में इंसिडेंट करे। अब हो गया इंसिडेंट, यहां पर ये इंसिडेंट किया अब ग्लास स्लैब में, और आप क्लियरली ये देख पाएंगे कि इसके कारण क्या होता है कि लाइट का जो बीम है वो डेविएटेड हो रहा है। यहां पर आप गौर से देखें, हवा से ग्लास स्लैब में जाते हुए ये नॉर्मल की तरफ, ये नॉर्मल है, नॉर्मल की तरफ ये डेविएटेड हुआ। अगर ये सीधा आगे बढ़ता तो इस तरह से ये आगे बढ़ता, नॉर्मल की तरफ डेविएटेड हुआ है। और जैसे ही ग्लास स्लैब से ये बाहर निकला, आप गौर से देखिए, अगर सीधा जाता तो इस पाथ में जाता, ग्लास स्लैब से जैसे ही हवा में लाइट बीम गया तो ये नॉर्मल से दूर ये डेविएटेड हुआ। अब आप यहां से देखें, अगर हम ये जो है इसे इंसिडेंट रे कहेंगे, ये इंसिडेंट कर रहा है तो ये हो गया इंसिडेंट रे। और रिफ्रैक्शन के बाद, ग्लास स्लैब में रिफ्रैक्शन के बाद जो ये रे बना ये हो गया रिफ्रैक्टेड रे, ये हो गया रिफ्रैक्टेड रे। और इसे हम एमर्जेंट रे कहते हैं, जो यहां से बाहर निकला। ये इंसिडेंट रे हो गया, ये रिफ्रैक्टेड रे हो गया, और जो यहां से बाहर निकलता है इसे एमर्जेंट रे कहा जाता है। सो ये हो गया एमर्जेंट रे, बाहर निकला, एमर्ज किया है। सो ये हो गया एमर्जेंट रे। यहां पर आप एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज देखेंगे कि अगर हम इंसिडेंट रे को आगे बढ़ा देते हैं, इस तरह से प्रोपगेट कर देते हैं, अगर ये सीधा आगे बढ़ता तो इस डॉटेड लाइन के पाथ में आगे बढ़ता, तो आप एक इंटरेस्टिंग चीज पाएंगे कि ये जो एमर्जेंट रे है और ये जो इंसिडेंट रे है, ये दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल होता है। ऐसा क्यों होता है, इसे जानने के लिए आपको और भी बहुत सारी चीजें जानने की जरूरत है, जिसके कारण इस टॉपिक पे हम लोग आगे के किसी एक वीडियो पे बात करेंगे डिटेल्स में। अब देखिए, ये जो रिफ्रैक्शन है, ये रिफ्रैक्शन कुछ नियम को फॉलो करता है, कुछ रूल्स को फॉलो करता है। चलिए, ये रहा इंसिडेंट रे, ये फिर रिफ्रैक्ट हुआ इस तरह से, और ये फिर इस तरह से एमर्ज कर गया। अभी फिलहाल आप सिर्फ इन दोनों रेज पे ध्यान दें, ये तो इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है। इन दोनों पे आप ध्यान दें और देखें क्या क्या नियम ये फॉलो करता है। सबसे पहले ये इंसिडेंट रे इस सरफेस पे, दोनों जो मीडिया है, ये जैसे कि एयर है और मान ले ये जैसे कि ग्लास है, इन दोनों मीडिया के जो बाउंड्री है, ये जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री पे जिस पॉइंट पे ये इंसिडेंट कर रहा है, उस पॉइंट पे अगर हम एक नॉर्मल ड्रॉ करें तो फिर इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे हो गया, ये रिफ्रैक्टेड रे हो गया, और ये जो नॉर्मल है, ये तीनों एक ही प्लेन में रिसाइड करता है। ये रहा वो प्लेन, इसी एक ही प्लेन में ये रिसाइड करता है। ये हो गया फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन की इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल वो एक ही प्लेन में वो लाई करता है, मतलब रहता है। अब देखिए, यहां से आगे बढ़ते हैं और जो दूसरा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है उस पे बात कर लेते हैं। इसके लिए आप देखिए, ये जो इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है, उस एंगल को कहा जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसे कि आई से, नॉर्मली आई से डिनोट किया जाता है। और ये जो रिफ्रैक्टेड रे है, ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है, इसे कहा जाता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसे कि आर से, नॉर्मली आर से डिनोट किया जाता है। यहां पर आई और आर के बीच एक बहुत ही खूबसूरत रिलेशन होता है कि साइन ऑफ आई डिवाइडेड बाय साइन ऑफ आर, दैट इज अ कांस्टेंट। इसका मतलब यह है कि आई को अगर हम इस केस में आई को अगर हम थोड़ा चेंज भी करते हैं तो आर अपने आप इस तरह से एडजस्टेड हो जाएगा कि ये जो रेशियो है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इन दोनों का जो रेशियो है, ये एक कांस्टेंट वैल्यू हमें देगा।
ये कांस्टेंट डिपेंड करता है कौन से दो मीडिया की बात किया जा रहा है, जैसे कि यहां पर एयर और ग्लास है, इस पे वो डिपेंड करता है। और साथ ही साथ ये कांस्टेंट जो वैल्यू निकल के आएगा ये इस पे भी डिपेंड करता है कि जो लाइट इंसिडेंट कर रहा है उसका वेवलेंथ कितना है, मतलब उसका कलर क्या है, ये इस पे ये डिपेंड करता है। इसका मतलब यही बनता है कि I और R का वैल्यू फॉर अ पेयर ऑफ मीडिया, I और R का वैल्यू इस तरह से एडजस्टेड रहता है कि दोनों का साइन वैल्यूज का जो रेशियो होता है वो रेशियो एक कांस्टेंट वैल्यू देता है। जैसे कि मान ले कि अगर ये एयर है और ये क्राउन ग्लास है, ग्लास बहुत तरह का होता है, लेट अस से ये क्राउन ग्लास है, तो ये कांस्टेंट का वैल्यू नियरली 1.5 निकल के आएगा। अगर ये ग्लास नहीं है, सपोज ये वाटर है, पानी है, तो फिर यहां पर कांस्टेंट का वैल्यू 1.33 निकल के आएगा। सो I कुछ भी हो, R अपने आप को कुछ इस तरह से एडजस्ट करेगा कि यहां पर ये एक कांस्टेंट वैल्यू देगा। यहां पर मान लेते हैं कि ये जो फर्स्ट मीडियम है इसे हम मीडियम 1 नाम दे रहे हैं, जो कि एयर है हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से, और दूसरे मीडियम को मीडियम 2 नाम दे रहे हैं। तो फिर ये जो कांस्टेंट है इसके लिए हम एक नाम यूज करते हैं जिसे कि कहा जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसे लेटर N से डिनोट किया जाता है और इसे इस तरह से कहा जाता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। मतलब ये बना कि ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का होता है जिस मीडियम में रिफ्रैक्टेड रे प्रोपगेट कर रहा है। हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से ये अगर एयर है और ये मीडियम अगर ग्लास है, तो हम यहां पर ये जो कांस्टेंट निकल के आएगा हम इसे कहेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, क्योंकि रिफ्रैक्टेड रे ग्लास में प्रोपगेट कर रहा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर, क्योंकि इंसिडेंट रे जो है ये एयर में प्रोपगेट कर रहा है। अगर यहां पर ग्लास के जगह पानी होता तो फिर हम ये जो वैल्यू 1.33 निकल के आता, इसे हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर। यहां पर ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसे एक और तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, मतलब ये जो रेशियो है इसे एक और तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, वो है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, इस मीडियम में लाइट का जो स्पीड है, डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, मतलब इस दूसरे मीडियम में, जिस मीडियम में रिफ्रैक्टेड रे प्रोपगेट कर रहा उस मीडियम में लाइट का स्पीड। यहां पर मैं आपको बता दूं लाइट का स्पीड वैक्यूम में सबसे ज्यादा होता है, नियरली 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसे आप 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड भी कह सकते हैं। मैं 3 लाख किलोमीटर कह रहा हूं, साथ ही साथ मीटर की जगह किलोमीटर भी कह रहा हूं, ये ध्यान दें। सो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड ये वैक्यूम में लाइट का स्पीड होता है नियरली। हवा में भी लाइट का स्पीड लगभग इसी के बराबर होता है। जो डिफरेंस है ये बहुत माइन्यूट डिफरेंस है, तो हम हवा में भी लाइट का स्पीड कहते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। बाकी जो मीडिया है जैसे कि ग्लास हो गया, फिर पानी हो गया, इन सब में जो लाइट है इसका स्पीड स्लो हो जाता है, इसका स्पीड कम हो जाता है, लाइट स्लो हो जाता है। तो किसी भी मीडियम का, जैसे कि यहां पर मीडियम है ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रेस्पेक्ट टू एयर अगर इसकी बात किया जाए तो हम कहेंगे दैट इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। अब देखिए ये जो मुड़ना है रिफ्रैक्शन के कारण, ये जो लाइट रे मुड़ रहा है, इसके पीछे जो फंडामेंटल रीजन है वो फंडामेंटल रीजन आपको यहां से मिलता है कि दो अलग अलग मीडिया में लाइट का स्पीड अलग अलग होता है। चलिए आगे चल के आप जब 11th 12th में जाएंगे तो उस समय आप लाइट का वेव थ्योरी पे चर्चा करेंगे, उस समय वो पढ़ेंगे और साथ ही साथ हाइगन्स प्रिंसिपल पढ़ेंगे। वहां जाके ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि एग्जैक्टली ऐसा क्यों होता है। फिलहाल के लिए हम लोग एक अंदाजा लगाने के लिए एक चलिए छोटा सा एनिमेशन देख लेते हैं कि लाइट जो है वेव की तरह इस तरह से प्रोपगेट करते हुए आया और दूसरे मीडियम में इस तरह से प्रोपगेट करते हुए आगे बढ़ गया।
तो जैसा कि हमने देखा था हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से ये एयर है और ये कोई दूसरा मीडियम है, लेट अस से ग्लास है। तो फिर हमने जैसे देखा था कि एयर में लाइट का स्पीड बहुत ज्यादा होता है विथ रेस्पेक्ट टू अदर मीडिया। सो यहां पर ग्लास के रेस्पेक्ट में एयर में लाइट का स्पीड काफी ज्यादा होगा। उसके कारण देखें इस तरह से लाइट वेव की तरह आगे बढ़ते हुए आया आया आया। अब यहां से आप देखें, यहां से लाइट जो प्रोपगेट करते हुए आगे बढ़ेगा वो किस मीडियम में बढ़ेगा? ग्लास में बढ़ेगा। और वहीं पर यहां से वेव जो आगे बढ़ते हुए इस जगह तक पहुंचेगा वो किस मीडियम में होगा? वो एयर में होगा। सो ये प्रोपगेशन जो है ग्लास में हो रहा है, ये प्रोपगेशन एयर में हो रहा है। तो ये किस स्पीड से आगे बढ़ रहा है? ये ग्लास में लाइट के स्पीड से आगे बढ़ रहा है, लेट अस से दैट इज v sub g। और यहां पर एयर में लाइट के स्पीड से वेव आगे बढ़ रहा है, लेट अस से दैट इज v sub a। ऑब्वियसली ये जो v sub a है ये बड़ा होगा v sub g से, क्योंकि एयर में लाइट का स्पीड सबसे ज्यादा होगा। वैसे तो वैक्यूम में होता है एयर में उसका स्पीड लगभग लगभग उसी के बराबर होता है, ये मैक्सिमम होता है वैक्यूम में लाइट का स्पीड। बाकी मीडिया जैसे कि ग्लास, वाटर, ये सब में लाइट का स्पीड कम हो जाता है। तो ऑब्वियसली ये जो va है ये vg से ज्यादा होगा। तो यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं ये जो है यहां से यहां तक पहुंचने के लिए ये डिस्टेंस कम ट्रेवल करेगा, जबकि यहां से यहां पहुंचने के लिए डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल करेगा। एक बार इसी चीज को आप इस तरह से देखें, ये एक वेव आ रहा है देखिए इस तरह से, तो यहां और यहां डिस्टेंस सेम है, यहां भी डिस्टेंस सेम है, यहां और यहां भी डिस्टेंस सेम है। लेकिन अगर समहाउ ये डिस्टेंस को हम चेंज कर देते हैं, जैसे कि यहां से यहां डिस्टेंस कम हो और यहां से यहां डिस्टेंस ज्यादा हो, फिर आप क्लियरली देख पाएंगे कि वेव जो है ये वेव अपना डायरेक्शन को चेंज कर लिया। इस तरह से लाइट आगे बढ़ रहा था और यहां से फिर ये इस तरह से मुड़ गया। सो ये जो है रिफ्रैक्शन का फंडामेंटल रीजन है कि लाइट का स्पीड अलग अलग मीडिया में अलग अलग होता है, जिसके कारण कि वेव थ्योरी से इसे प्रूव किया जा सकता है कि जिसके कारण कि लाइट जो है ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हुए ये मुड़ जाता है, जिसे कि हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो हमने ये देखा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी एक मीडियम का विथ रेस्पेक्ट टू अदर मीडियम ये होता है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। साथ ही साथ इसे ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। अब हम लोग ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इस पे हम लोग आगे के एक वीडियो में डिटेल्स में चर्चा करेंगे कि एक मीडियम, जैसे कि ये मीडियम 1 है एयर, मीडियम 2 है ग्लास, तो फिर एक मीडियम 2 में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1, इसके साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 2, इन दोनों का क्या रिलेशन होता है, इस पे भी हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। वैसे इन दोनों के बीच रिलेशन बहुत इंटरेस्टिंग होता है कि n या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1 दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 2। तो ये जो डेरिवेशन है इस पे भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे हम लोग डिटेल्स में चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए चलिए दो बहुत ही इजी या फिर कहें इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, ताकि ये जो कॉन्सेप्ट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए और ज्यादा क्लियर हो जाए। उससे पहले, जैसे कि हमने इससे पहले बात किया है, वाटर और क्राउन ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 और 1.5 नियरली 1.5 होता है। ये हम लोग बहुत ज्यादा डे टू डे लाइफ में इसका यूज बहुत ज्यादा है, जैसे कि पानी में जो रिफ्रैक्शन के कारण जो भी चीजें उभर कर आती है ये हम डे टू डे लाइफ में सबसे ज्यादा देखते हैं। और क्राउन ग्लास दैट मीन इस ग्लास से जो लेंसेज है उन्हें बनाया जाता है। तो इन दोनों का यूज डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा है, इसीलिए ये दो वैल्यूज जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, दो प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले कहा गया कि लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास, उस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, मतलब विद रिस्पेक्ट टू एयर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5। हमें यह पता करना होगा कि ग्लास में लाइट का स्पीड कितना है, जबकि यह बता दिया गया है कि वैक्यूम में लाइट का स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वैसे वैक्यूम में ये स्पीड है तो एयर में भी लगभग यही स्पीड होता है। दोनों का डिफरेंस मार्जिनल होता है, बहुत कम डिफरेंस होता है दोनों का। सो ये आप मान सकते हैं एयर में लाइट का स्पीड है।
हमें क्या पता करना होगा कि ग्लास में लाइट का स्पीड कितना होता है। तो क्या बताया गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर, इसका वैल्यू गिवन है विच इज 1.5। और साथ ही साथ ये कहा गया है कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर ये है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हमें ये पता करना है स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। वैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो डेफिनेशन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के डेफिनेशन में हम कहेंगे दैट इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। और हमें ये वैल्यू गिवन है, ये वैल्यू गिवन है, और इसका जो वैल्यू है ये पता करना है। तो यहां से आगे हम कह सकते हैं कि इसे अगर हम इस साइड में ले जाएं, लेफ्ट साइड में, और इसे अगर राइट साइड में ले आए, तो लेफ्ट साइड में ये जाते हुए Vg न्यूमरेटर में चला जाएगा, और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा। सो Vg इज इक्वल टू Va डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर। अब सिर्फ वैल्यूज पुट करना है। तो यहां पर ये जो वैल्यू होगा ये Vg, दैट मीन ग्लास में लाइट का स्पीड, दैट इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर ये कहा गया 1.5। अब 1.5 × 2 इज 3, सो दैट इज इक्वल टू 2 × 10⁸ इतना मीटर पर सेकेंड। सो ग्लास में लाइट का स्पीड होगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहा गया कि लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू डोडेकेन, ये एक तरह का सब्सटेंस होता है, हाइड्रोकार्बन होता है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा गया 1.41 विच इज नियरली स्क्वायर रूट ऑफ 2। सो यहां पर ये वैल्यू दिया गया, मतलब हमें इस वैल्यू को यूज करना है। अब कहा गया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 45 डिग्री का हो तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा। सो यहां पर ये हो गया एयर, ये मीडियम एयर है, और ये जो मीडियम है ये है डोडेकेन। लाइट इस तरह से आता है, यहां से इंसिडेंट करता है यहां पे, और इस तरह से रिफ्रैक्ट कर जाता है। यहां पर हम ड्रॉ कर लेते हैं, ये नॉर्मल है। सो कहा गया कि नॉर्मल के साथ ये जो एंगल बना रहा है इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे हो गया, ये हो गया 45 डिग्री का, और हमें ये वाला एंगल पता करना है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, लेट अस से दैट इज थीटा। सो इसका वैल्यू हमें पता करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, देखें, जैसे कि हमें पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डोडेकेन विथ रेस्पेक्ट टू एयर, इसे हम कह सकते हैं साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये जो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है 45 डिग्री का। सो साइन ऑफ 45 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन ऑफ, लेट अस से हमने नाम दिया इसे थीटा, सो साइन ऑफ थीटा। हमें ये थीटा पता करना है, तो यहां से हम कहेंगे कि साइन ऑफ थीटा, इसे हम इस साइड में ले जाते हैं, इसके साथ इसका रिलेशन हम बनाएंगे। सो साइन ऑफ थीटा को अगर हम लेफ्ट साइड में ले गए तो ये न्यूमरेटर में आएगा, और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसे अगर हम राइट साइड में ले जाते हैं तो ये डिनोमिनेटर में आएगा। सो ये हो जाएगा साइन ऑफ 45 डिग्री डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डोडेकेन विथ रेस्पेक्ट टू एयर। अब सिर्फ वैल्यूज पुट करना है। हमें पता है कि साइन 45 डिग्री, मैं आपको बता दूं कि ये जो साइन, कोसाइन, टैंजेंट है, इसके बारे में जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस है, इसके बारे में हम लोगों ने एक वीडियो में इससे पहले चर्चा किया है, इसी चैनल पे अवेलेबल है। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आई होप कि आप मैथमेटिक्स में आपने ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में पढ़ा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो साइन ऑफ 45 डिग्री, इसका वैल्यू होता है 1/√2, और यहां पर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा गया है दैट इज √2। सो यहां पर इसी चीज को हम कह सकते हैं 1 ये √2 यहां पर लिख दे, और ये वाला √2 उसके साथ मल्टीप्लाइड हो जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू 1/2। √2 × √2 इज इक्वल टू 2। सो साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1/2, और ये 1/2 होता है साइन 30 डिग्री के बराबर, साइन ऑफ 30 डिग्री के बराबर। सो यहां से आगे हम कह सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। दैट मीन ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, दैट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू 30 डिग्रीज।
अब आगे के वीडियोस में हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे थोड़ा डिटेल्स में बात करेंगे। हम ये भी देखेंगे कि एक रेक्टेंगुलर स्लैब में जो रिफ्रैक्शन होता है उसके कारण जो एमर्जेंट रे है वो क्यों इंसिडेंट रे के साथ पैरेलल हो जाता है, और भी बहुत सारी चीजों पे बात करेंगे। फिर उससे आगे हम लोग लेंस के बारे में बात करेंगे। यहां पर एक ग्लास स्लैब है और ये लेजर बीम है। ये लेजर बीम जब ग्लास स्लैब पे इंसिडेंट कर रहा है और ग्लास स्लैब के अंदर जा रहा है तो आप एक इंटरेस्टिंग चीज पाएंगे कि वो यहां पर बेंड हो रहा है। इस बेंडिंग को लाइट का रिफ्रैक्शन कहा जाता है, और इस रिफ्रैक्शन के साथ एसोसिएटेड कुछ टर्म्स आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे। जैसे कि सबसे पहले देखें, जो लाइट इस तरफ से इस तरह से आ रहा, जो लाइट रे इंसिडेंट करता है उसे इंसिडेंट रे कहा जाता है। ये है इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे ये एयर से आ रहा है तो इंसिडेंट रे कहां पर प्रोपेगेट कर रहा है? एयर में प्रोपेगेट कर रहा है। फिर रिफ्रैक्शन होने के बाद ये रे, इसे हम कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे। ये हो गया रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्शन हुआ तो उस रे को हम कहेंगे रिफ्रैक्टेड रे। ये ग्लास में प्रोपेगेट कर रहा है। यहां पर अगर हम ये जो दोनों मीडिया का जो बाउंड्री है, एयर और ग्लास का जो बाउंड्री है, यहां पर जो टॉप सरफेस है ग्लास स्लैब का, जिस पॉइंट में, उस सरफेस के जिस पॉइंट में लाइट इंसिडेंट कर रहा है उसे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहा जाता है। अब पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से अगर हम एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं ऊपर वाले सरफेस में तो उसे कहा जाएगा नॉर्मल। तो फिर इंसिडेंट रे इस नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है, इस एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस कहा जाता है और इसे हम आई से डिनोट करते हैं। और रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है उसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहा जाता है। ग्लास और एयर के बीच या फिर किसी भी तरह के दो मीडिया के बीच ये जो दो एंगल्स है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इनके बीच एक खूबसूरत रिलेशन होता है कि साइन एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये कांस्टेंट होता है। ये फिक्स्ड होता है। और ये जो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट डिपेंड करता है पेयर ऑफ मीडिया पे। किस मीडियम में इंसिडेंट रे है और किस मीडियम में रिफ्रैक्टेड रे है। सो ये पेयर ऑफ मीडिया पे डिपेंड करता है। जैसे कि इस एग्जाम्पल में दो मीडिया क्या क्या है, एक मीडियम एयर है और दूसरा मीडियम है ग्लास। तो इन दोनों पे डिपेंड करेगा यहां इस केस में जो साइन ऑफ आई डिवाइडेड बाय साइन ऑफ आर है ये। सो ये पेयर ऑफ मीडिया पे डिपेंड करता है और साथ ही साथ ये जो लाइट है यहां पर, उस लाइट के वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। आप कह सकते हैं कलर पे डिपेंड करता है, क्योंकि लाइट के वेवलेंथ के हिसाब से ही उसका कलर डिटरमाइंड होता है। सो ये जो कांस्टेंट है दो पेयर ऑफ मीडिया पे डिपेंड करता है, इस पेयर ऑफ मीडिया पे डिपेंड करता है और लाइट के वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। नॉर्मली अगर येलो ऑरेंज लाइट की बात करें तो एयर और ग्लास, लेट अस से दिस इज अ क्राउन ग्लास। क्राउन ग्लास एक तरह का ग्लास होता है जिससे कि लेंसेज वगैरह बनता है। तो अगर मान लीजिए ये क्राउन ग्लास है तो एयर और क्राउन ग्लास के बीच का जो ये रेशियो है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जो रेशियो है, ये रेशियो निकल के आता है 1.5। ये येलो ऑरेंज कलर के लिए ये वैल्यू निकल के आता है। ये कांस्टेंट है। इसका मतलब ये है कि अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को थोड़ा चेंज भी करें तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इस तरह से एडजस्टेड होगा कि साइन ऑफ आई डिवाइडेड बाय साइन ऑफ आर ये 1.5 ही रहेगा। और इस कांस्टेंट को कहा जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसी को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है। और इस केस में नॉर्मली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लेटर म्यू या फिर लेटर एन से डिनोट करते हैं। तो आपके किताब में ये एन से डिनोट किया गया है। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम एन से डिनोट करते हैं। और चूंकि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन दो मीडिया के बीच का है, एयर और ग्लास के बीच का है, तो उसे भी हमें यहां पर मेंशन करना होता है। सबसे पहले हम मेंशन करते हैं जिस मीडियम में रिफ्रैक्टेड रे है, मतलब ग्लास। फिर हम रिप्रेजेंट करते हैं या इंडिकेट करते हैं जिस मीडियम में इंसिडेंट रे है। किस मीडियम में है? एयर में।
इंसिडेंट रे है। सो इस केस में, इस खास केस में एयर से आते हुए लाइट जब बेंड करते हुए ग्लास में एंटर करता है, इस केस में ये जो रेशियो है, इस रेशियो, ये जो कांस्टेंट है 1.5 जिसका वैल्यू निकल के आएगा, जिसे कि हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेंगे, उसे हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर। तो यहां पर मैं इस चीज को लिख दूं कि इसे हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास with respect to air। यहां ध्यान दें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है? मेनली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उस मीडियम का जिसमें प्रोपगेट कर रहा रिफ्रैक्टेड रे, और किसके रेस्पेक्ट में कहा जाता है? जिस मीडियम में इंसिडेंट रे है। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर, जिसे कि ऐसे हम डिनोट करते हैं N sub GA। अब ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ग्लास का विद रेस्पेक्ट टू एयर, इसे एक और तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर divided by speed of light in glass। So speed of light in air V sub A divided by speed of light in glass। देखिए लाइट का स्पीड जो है ये अलग अलग मीडिया में अलग अलग होता है। सबसे ज्यादा वैक्यूम में होता है, विच इज नियरली, वैक्यूम में नियरली 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। और एयर में भी इसका स्पीड लगभग यही होता है। सो वैक्यूम हो या एयर हो, लाइट का स्पीड लगभग बराबर होता है। वैक्यूम में मैक्सिमम होता है और एयर में लगभग उसी के बराबर लाइट का स्पीड होता है, लेकिन बाकी मीडिया में ये स्पीड कम हो जाता है। तो यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इस तरह से भी डिनोट किया जाता है कि speed of light in the first medium divided by speed of light in the second medium। फर्स्ट मीडियम मतलब जिस मीडियम में इंसिडेंट रे है, और सेकंड मीडियम मतलब जिस मीडियम में रिफ्रैक्टेड रे है। सो ऐसे भी इसे डिनोट किया जाता है। अब यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे कि यहां पर एयर और ग्लास के बीच हम लोगों ने देखा कि जो लाइट का रिफ्रैक्शन हो रहा है उसके कारण जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से निकल के आ रहा, उसी तरह से अगर यहां पर अगर अब ग्लास के बदले पानी रहे, जहां जैसे कि इस कंटेनर में पानी है, और हम लाइट को अगर इस तरह से इंसिडेंट करवाते हैं, तो देखिए यहां पर भी हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलेगा। यहां पर लाइट इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हुआ। और यहां से अगर हम पानी के सरफेस में, मतलब दोनों मीडिया जो है, ये एयर है, एयर होते हुए पानी में जा रहा है ये लाइट। सो एयर से पानी में जा रहा है, तो दोनों मीडिया का जो बाउंड्री है, दैट मीन पानी का जो टॉप सरफेस है, वहां जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, वहां से अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, सो अब ये जो इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे एंगल बना रहा है I और रिफ्रैक्टेड रे एंगल बना रहा है R। तो इस केस में भी साइन ऑफ I डिवाइडेड बाय साइन ऑफ R जो है ये कांस्टेंट होगा, ये कांस्टेंट होगा। और इस केस में अगर प्योर वाटर है, तो इस केस में हमें इसका वैल्यू मिलता है 1.33। और इस चीज को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर। और इसी चीज को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि दैट इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। सो फर्स्ट मीडियम में लाइट का स्पीड डिवाइडेड बाय सेकंड मीडियम में लाइट का स्पीड, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम वो इसके बराबर होता है। इस रिलेशन को आप ध्यान से देख ले अभी, क्योंकि अब की बार हम लाइट को पानी से हवा में भेजेंगे, और ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर है, इसके साथ हम इंटर रिलेट करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रेस्पेक्ट टू वाटर। इन दोनों को इंटर रिलेट करेंगे। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए हमें लाइट को भेजना होगा पानी से हवा में। ओके, अब हम लाइट को भेजेंगे पानी से हवा में। इस तरह से लाइट
इस डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रहा पानी में, फिर यहां पर इंसिडेंट कर रहा है इस पॉइंट में, ये नॉर्मल है, और ये हो गया रिफ्रैक्टेड रे। तो यहां पर अब ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इस केस में साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसे हम कहेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ किस मीडियम में रिफ्रैक्टेड रे है, वो है एयर में, और किस मीडियम में इंसिडेंट रे है, वो है वाटर में, पानी में। सो इस तरह से अब की बार जो वैल्यू हमें मिलेगा इस रेशियो का, वो वैल्यू होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रेस्पेक्ट टू वाटर। अब यहां पर देखें, इस चीज को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रेस्पेक्ट टू वाटर को हम ऐसे कह सकते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। आगे बढ़ते हैं, इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। अब गौर से देखिए, ये चीज जो है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, यही चीज क्या बताता है हमें, यही चीज बताता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। सो यही चीज बन गया 1 डिवाइडेड बाय ये जो वैल्यू है, ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। सो हम यहां से ये कह सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रेस्पेक्ट टू वाटर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर। ये जो रिलेशन है आप इसके डेरिवेशन से समझ सकते हैं कि किसी भी दो मीडिया के लिए ये एप्लीकेबल होगा, मतलब किसी भी पेयर ऑफ मीडिया के लिए एप्लीकेबल होगा। जैसे कि हम इसी चीज को जनरलाइज्ड फॉर्म में हम कह सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ये हम लोगों ने जनरलाइज्ड फॉर्म में इसे रिप्रेजेंट किया। अब चलिए आगे बढ़ने से पहले आगे और भी चीजों पे हम बात करेंगे, जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने एयर के रेस्पेक्ट में पानी का पता किया है या पानी के रेस्पेक्ट में एयर का पता किया है, उसी तरह से आगे हम ये भी देखेंगे कि ग्लास के रेस्पेक्ट में पानी का या पानी के रेस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है और उसके लिए रिलेशन क्या निकल के आता है, फॉर्मूला क्या निकल के आता है। आगे हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे छोटा मोटा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, जब भी किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम पता कर रहे हैं, सपोज पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम पता कर रहे हैं, ये पानी है, पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता कर रहे हैं, अगर लाइट इंसिडेंट करे, जिस मीडियम में लाइट प्रोपगेट कर रहा है या इंसिडेंट रे जिस मीडियम में है, अगर वो मीडियम एयर हुआ या वैक्यूम हुआ या वैक्यूम हुआ, तो फिर उस केस में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है। जैसे हवा से पानी में गया या वैक्यूम से पानी में गया लाइट, तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल के आएगा वो होगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। उसी तरह से मान ले ये ग्लास स्लैब है और लाइट आ रहा है वैक्यूम से या एयर से और ये इस तरह से रिफ्रैक्ट कर गया, तो इस समय जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल के आएगा, उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम या तो कहेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर या वैक्यूम, एयर भी कह सकते हैं वैक्यूम भी कह सकते हैं, दोनों का, एयर और वैक्यूम में चूंकि लाइट का स्पीड लगभग बराबर होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लगभग ये बराबर ही निकल के आता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वैक्यूम या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर, ये नियरली इक्वल होता है। सो इसी चीज को हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास भी कह सकते हैं, जिसके लिए ये जो सेकंड टर्म है, सेकंड या फर्स्ट मीडियम जो है, जो कि सेकंड टर्म के तौर पे लिखा जाता है, उसे लिखने की जरूरत नहीं होती है। ये हो गया एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। उसी तरह से यहां पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल के आएगा, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसे हम कहेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो ये चीज ध्यान रखें कि अगर फर्स्ट मीडियम, मतलब जिस मीडियम में जो इंसिडेंट रे है वो एग्जिस्ट कर रहा है या प्रोपगेट कर रहा है, अगर फर्स्ट मीडियम एयर हुआ या वैक्यूम हुआ, तो उस केस में हम जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल के आएगा इस दूसरे मीडियम का, उसे हम दूसरे मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। अब चलिए एक छोटा सा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर, ये कहा गया 4 डिवाइडेड बाय 3, ऑब्वियसली दिस इज 1.33 रेकरिंग 3। तो अगर ऐसा हुआ तो हमें यह पता करना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रेस्पेक्ट टू वाटर ये कितना होगा।
सिंपल रिलेशन है, हमें पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रेस्पेक्ट टू वाटर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर। तो फिर सिर्फ वैल्यूज पुट करना है, 1 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 3। सो ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर जो है ये न्यूमरेटर में चला जाएगा और ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 4। सो ये जो वैल्यू है ये होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रेस्पेक्ट टू वाटर। अब आगे बढ़ते हैं, एक सिचुएशन कंसीडर करते हैं। अब की बार क्या है कि यहां पर पानी है, ये पानी है और ये ग्लास स्लैब है, ये ग्लास स्लैब है। अब यहां पर अगर इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हम नॉर्मल, वहां से अगर दोनों मीडिया के बाउंड्री में हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो फिर ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब की बार ये जो रेशियो निकलेगा साइन ऑफ आई डिवाइडेड बाय साइन ऑफ आर, ये भी एक कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट का कुछ भी वैल्यू हो सकता है, ये एक कांस्टेंट होगा। जैसे कि हवा और ग्लास के लिए ये 1.5 होता है और हवा और पानी के लिए ये 1.33 होता है। उसी तरह से यहां भी एक वैल्यू निकल के आएगा। मैं आपको बता दूं ये वैल्यू जो है ये 9 डिवाइडेड बाय 8 आता है। कैसे आता है इस पे हम थोड़ी देर में चर्चा करेंगे और इसे हम डिराइव भी करेंगे। चलिए फिलहाल तो मैं आपको बता दूं कि ये कांस्टेंट होता है और ये जो वैल्यू है या फिर ये जो कांस्टेंट है इसे हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या कहना चाहिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, पानी का या ग्लास का? ऑब्वियसली दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किसमें रिफ्रैक्टेड रे है, ग्लास में रिफ्रैक्टेड रे है। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, इस तरह से हम इसे डिनोट करते हैं। अब देखिए ये जो वैल्यू है, दिस वैल्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, इसी चीज को हम कह सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो फिर आप गौर से देखिए, इसी चीज को मैं फिर से यहां पर लिख दूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर। इसी चीज को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कुछ इस तरह से, और यहां पर इस जगह पे और इस जगह पे दो सेम वैल्यूज हम पुट कर सकते हैं। लेट अस से हमने यहां पर पुट किया रिफ्रैक्टिव या फिर स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम एक्स, कुछ भी हो सकता है ये मीडियम। एक थर्ड मीडियम हमने कंसीडर किया जिसे कि हमने यहां भी इंसर्ट किया और हमने यहां भी इंसर्ट किया। अब देखिए दो फ्रैक्शन हो गया हमारे पास, दो रेशियोज हो गया, ये और ये। अब इस चीज को अगर हम ऐसे लिखें, v speed of light in medium x divided by speed of light in medium glass, या speed of light in glass, मतलब इस टर्म को हमने लिख लिया यहां पर। अब इस टर्म को अगर हम यहां पर लिखे तो हम ये कहेंगे ये होगा स्पीड ऑफ लाइट इन x, ये टर्म यहां पर, और ये टर्म डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में चला जाएगा, सो डिवाइडेड बाय v सब w। तो फिर आप गौर करें ये जो टर्म है ये टर्म क्या बताएगा हमें, कोई भी मीडियम एक्स मीडियम में लाइट का स्पीड डिवाइडेड बाय ग्लास में लाइट का स्पीड, ये हमें क्या बताएगा, ये हमें बताएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम एक्स। और ये हमें क्या बताएगा, ये हमें बताएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम एक्स। अब आप सोचें कि अगर हम यहां पर एक्स के जगह पे कोई और मीडियम रखे, जैसे कि एयर अगर रखे, तो यहां भी हमें एयर रखना होगा, यहां भी एयर और यहां भी एयर। तो फिर क्या निकल के आएगा, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर, और यहां पर डिनोमिनेटर में निकल के आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर। एयर के जगह अगर हम वैक्यूम रखें तो यही टर्म हमें क्या मिलेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वैक्यूम डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू वैक्यूम। तो फिर आप यहां से ये कह सकते हैं कि अगर दो मीडिया है, लेट अस से मीडियम 1 और मीडियम 2, और लेट अस से और एक मीडियम है मीडियम 3। अगर हम मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 3 के रेस्पेक्ट में जानते हैं या वैक्यूम के रेस्पेक्ट में जानते हैं, या फिर और साथ ही साथ मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 3 के या वैक्यूम के रेस्पेक्ट में जानते हैं, तो फिर हम उन दोनों से हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 2 या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1, ये हम आसानी से पता कर सकते हैं।
यहां पर मैं इस रिलेशन को फिर से लिख दूं, यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू, इसी चीज को अगर मैं फिर से लिखूं इस चीज को, तो हम कह सकते हैं ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वैक्यूम, जिसे कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास भी कहा जाता है, डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। ये टर्म देखें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू वॉल्यूम, इसी को हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कह सकते हैं। सो इस तरह से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर अगर मान ले कोई तीसरा मीडियम हो जैसे कि एयर हो, तो हम उसे एयर को भी यहां पर इंसर्ट कर सकते हैं, हम चाहे तो ये कर सकते हैं। तो यहां पर देखें, तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू द सेकेंड मीडियम, उसे हम कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब यहां से एक छोटा सा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, पानी का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर या एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ये कहा गया 4 डिवाइडेड बाई 3, और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास ये कहा गया है 3 डिवाइडेड बाई 2। हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता करना है, किसका? ग्लास का पता करना है विद रेस्पेक्ट टू वाटर। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर, इसी चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एनी मीडियम या विद रेस्पेक्ट टू वैक्यूम, जिसे कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाएगा, डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू दिस मीडियम, ये वैक्यूम, या इसे हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कह सकते हैं। तो फिर यहां पर देखिए, ये जो वैल्यू है इसे मैं फिर से ऐसे लिख दूं इस तरह से। सो ये जो वैल्यू है ये भी हमें पता है और ये भी वैल्यू हमें पता है। सो वैल्यूज को पुट करते हैं। सबसे पहले n सब g, ये हो गया 3 डिवाइडेड बाई 2, और n सब w ये हो गया 4 डिवाइडेड बाई 3, ऐसे। अब इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 2 को भेज दे डिनोमिनेटर में, और ये 4 यहां पर डिनोमिनेटर का जो डिनोमिनेटर है जो कि 3 है, इसे हम न्यूमरेटर में भेज देंगे। सो ये 3 यहां पर चला गया। सो ये हो गया 9 डिवाइडेड बाय 8। सो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रेस्पेक्ट टू वाटर ये होता है 9 डिवाइडेड बाय 8। इस चीज को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रेस्पेक्ट टू वाटर इज इक्वल टू ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रेस्पेक्ट टू एनी थर्ड मीडियम, यहां पर हमने वैक्यूम को कंसीडर किया है, डिवाइडेड बाय वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रेस्पेक्ट टू दैट थर्ड मीडियम। आज के इस वीडियो में हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के साथ एसोसिएटेड एक और टॉपिक पे बात करेंगे कि जब रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब हो उस समय रिफ्रैक्शन के साथ एसोसिएटेड किस तरह के टर्म्स उभर कर आता है, और लाइट जो इंसिडेंट कर रहा है इस ग्लास स्लैब में और लाइट जो यहां से बाहर निकलेगा मतलब एमर्ज करेगा, उन दोनों के बीच किस तरह का रिलेशन होता है। चलिए देखते हैं। यहां पर ये एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है। देखिए इसका शेप कैसा है, रेक्टेंगुलर शेप का है, और यहां पर एक लाइट बीम इस तरह से पार हो रहा है। अभी तक ये ग्लास में इंसिडेंट नहीं किया है। अब क्या है, इसे हम लोग जब ग्लास में इंसिडेंट करवाते हैं तो होता यह है कि लाइट का रिफ्रैक्शन होता है यहां पर। तो देखिए लाइट ग्लास में यहां पर इंसिडेंट किया है इस जगह पे, और फिर ग्लास के अंदर चला गया रिफ्रैक्ट होकर, और फिर ये यहां से बाहर निकल रहा है। तो जो लाइट रे इंसिडेंट करता है उसे इंसिडेंट रे कहा जाता है। तो ये जो है ये हो गया इंसिडेंट रे, और ये यहां पर इंसिडेंट किया ग्लास में तो इसे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहा जाता है। फिर उसके बाद रिफ्रैक्शन हो रहा है, ये ग्लास स्लैब के अंदर जा रहा है, तो ये जो रे है इसे रिफ्रैक्टेड रे कहा जाता है। ये हो गया रिफ्रैक्टेड रे, और फिर ये जो यहां से बाहर निकल रहा है ऑपोजिट फेस से, ये जो बाहर निकल रहा है इस रे को एमर्जेंट रे कहा जाता है। ये एमर्ज कर रहा है, इसीलिए ये एमर्जेंट रे हो गया। ये हो गया एमर्जेंट रे।
यहां पर इंटरेस्टिंगली ये पाया जाता है कि अगर ये ग्लास स्लैब रेक्टेंगुलर हो तो फिर ये इंसिडेंट रे और ये इमर्जेंट रे एक दूसरे के साथ पैरेलल होता है। अगर आप इंसिडेंट रे को प्रोपगेट कर दे तो आप ये पाएंगे कि इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे देखिए एक दूसरे के साथ इस तरह से पैरेलल है। तो इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले इसे प्रूव करेंगे कि किस तरह से इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे पैरेलल होता है। फिर उससे आगे हम ये देखेंगे कि देखिए दोनों के बीच एक डिस्प्लेसमेंट है, इन दोनों के बीच एक डिस्टेंस है। अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखें, ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इतना डिस्टेंस, जिसे कि इसका लैटरल डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। तो ये लैटरल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट है, लैटरल डिस्प्लेसमेंट, वो कितना होगा, इसके लिए भी हम लोग जो है जो एक्सप्रेशन है उसे हम लोग डिराइव करेंगे। सबसे पहले हमें ये देखना है कि किस तरह से इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे एक दूसरे के पैरेलल है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर सबसे पहले देखिए यहां पर हम लोग लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन जो है, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन जिसे कि स्नेल्स लॉ भी कहा जाता है, उसके हिसाब से हम लोग जो इसके साथ एसोसिएटेड टर्म्स है उसे हम यहां पर लिख लेंगे। सबसे पहले तो ये जो ग्लास स्लैब है, इसका जो टॉप सरफेस है, उसके जिस पॉइंट में लाइट इंसिडेंट किया है उस पे हम लोग एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। 90 डिग्री के एंगल में हमने एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। चलिए उस नॉर्मल को नाम दे देते हैं एन डैश। ये हो गया एन डैश नॉर्मल। एक और नॉर्मल की हमें जरूरत होगी जो कि यहां पर ये जो रिफ्रैक्टेड रे है ये आके इस जगह पे जो इंसिडेंट कर रहा है ग्लास स्लैब के इस जगह पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे भी हम लोग एक नॉर्मल इस तरह से चलिए ड्रॉ कर लेते हैं। इस नॉर्मल को नाम दे देते हैं एम डैश। और भी कुछ पॉइंट्स यहां पर कंसीडर कर लेते हैं। लेट अस से ये पॉइंट ए है, ये जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है इसे पॉइंट बी नाम दे देते हैं। ये जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है इसे सी, और यहां आगे एक पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं, यहां पर चलिए एक पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं डी। और ये जो इंसिडेंट रे को हमने प्रोपगेट किया है इस तरह से, यहां पर एक पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं, लेट अस से पॉइंट ई। हमें क्या करना है, सबसे पहले ये प्रूव करना है कि ये जो लाइन है सी डी लाइन है और जो लाइन ए ई लाइन है ये दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल है। तो सबसे पहले देखिए ये इंसिडेंट रे है जो कि इस नॉर्मल के साथ एक एंगल बना रहा है जिसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। इसे चलिए आई नाम दे देते हैं। ये रिफ्रैक्टेड रे जो है ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रहा है इसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहा जाता है, और इसे चलिए नाम दे देते हैं आर। अब इंटरेस्टिंगली यहां पर भी एक एंगल बनेगा जो कि इस लाइट रे के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, और ये ऑब्वियसली इस आर के ही बराबर होगा। चलिए एक बार देख लेते हैं ऐसा क्यों होगा। ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, इस तरह से हम फिलहाल तो ये जो साइड है और ये जो साइड है ये एक दूसरे के साथ पैरेलल होगा, और यहां पर बी सी जो लाइन सेगमेंट है, बी सी लाइन सेगमेंट को हमने यहां पर इस तरह से ड्रॉ किया है, और यहां पर वो नॉर्मल है और यहां पर ये नॉर्मल है। सबसे पहले तो देखिए ये जो दो लाइंस है, ये एक लाइन सेगमेंट और ये एक लाइन सेगमेंट एक दूसरे के साथ पैरेलल है, तो उनपे जो नॉर्मल होगा, यहां पर 90 डिग्री है, यहां पर 90 डिग्री है, तो उनपे जो नॉर्मल होगा वो भी एक दूसरे के साथ पैरेलल होगा। सो ये लाइन, ये और ये लाइन, ये दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल होगा। तो जो बी सी ट्रांसवर्सल है ये ट्रांसवर्सल का काम करेगा, ये ट्रांसवर्सल का काम करेगा, तो इसीलिए ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल एक दूसरे के साथ बराबर होगा। अब उसी लॉजिक से यहां पर देखिए ये एंगल बराबर होगा, तो ये एंगल भी आर ही होगा। ये जो आर है ये इस वाले रे के लिए, लाइट रे के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस बन गया। अब यहां पर देखिए ये इमर्ज करके बाहर निकल रहा है, तो यहां पर जो एंगल होगा ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा इस केस में, जिसे कि हम ई से डिनोट कर रहे हैं। इसे एंगल ऑफ इमर्जेंस भी कहा जाता है क्योंकि ये इमर्ज कर रहा, बाहर निकल रहा, तो इसे हम लोग स्मॉल लेटर ई से डिनोट करते हैं। चलिए अब यहां पर देखें ये जो आई और आर के बीच रिलेशन है वो रिलेशन कैसा होगा। जो सेकंड लॉ है रिफ्रैक्शन का, जो सेकंड लॉ है, उससे हम ये कह सकते हैं कि साइन ऑफ आई डिवाइडेड बाय साइन ऑफ आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा? देखिए लास्ट वीडियो में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे हमने डिटेल्स में बात किया था, उससे पिछले वाले वीडियो में भी हमने थोड़ा बहुत रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे बात किया था। तो आई होप कि आपने वो 2 वीडियोस देख लिया है। पहला जो वीडियो था वो था लाइट के रिफ्रैक्शन पे, फिर उसके बाद था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, और अभी ये उसका अगला वीडियो है। तो वहां पर हमने देखा था कि ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है किसके बराबर, या फिर कहें इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम क्या कहते हैं? इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कहा जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि ये जो रिफ्रैक्टेड रे है ये ग्लास पे है, ग्लास के अंदर है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू लाइट कहां से आया? लाइट एयर से आया। यहां पर मीडियम जो है एयर है, और ये जो मीडियम है ये ग्लास है। ओके, लाइट आया एयर से और ग्लास में रिफ्रैक्टेड होकर आगे बढ़ गया, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर। ठीक है यहां तक? अब देखिए, अब अगर यहां पर आप कंसीडर करते हैं रिफ्रैक्शन को, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा आर। सो साइन ऑफ आर डिवाइडेड बाय एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के बाद ये इधर बाहर निकला जो कि इमर्जेंट रे बना, उसका एंगल जो है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये ई होगा। सो उसका साइन वैल्यू, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब की बार ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होगा? जहां पर रिफ्रैक्टेड रे एग्जिस्ट कर रहा है, या जिस मीडियम से रिफ्रैक्टेड रे पार हो रहा है, वो कौन सा मीडियम है? वो है एयर। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रेस्पेक्ट टू, कहां से आया ये रे? या ये ग्लास से आया। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास। तो इन सब के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात कर लिया था। हमने ये भी देखा था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू द सेकंड मीडियम इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। तो यहां से इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है, ये रिलेशन हमें पता है क्या है? ये रिलेशन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास। इसे हमने पिछले वीडियो में प्रूव किया था। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो वैल्यू है ये बराबर होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ऑब्वियसली ये बराबर होगा स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। तो ये रेशियो अगर आप देखें इसे और इसे कंपेयर करें तो आप पाएंगे एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। उसी लॉजिक से अब ये रिलेशन स्टैंड करता है। इस पे हम लोगों ने लास्ट वीडियो में बात कर लिया था। अब देखिए, अगर हम ये वैल्यूज पुट करते हैं यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर में ये वाला वैल्यू अगर हम पुट करते हैं कि साइन ऑफ आई डिवाइडेड बाय साइन ऑफ आर, ये बराबर हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय ये टर्म, 1 डिवाइडेड बाय ये टर्म। यहां पर देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास जिसका वैल्यू ये है। सो चूंकि ये 1 डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास है, सो इस चीज को हम, ये जो है डिनोमिनेटर में रहेगा, पूरा का पूरा रेशियो जो है, पूरा का पूरा फ्रैक्शन डिनोमिनेटर में है, इसीलिए ये जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर होगा ये न्यूमरेटर में चला जाएगा। सो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं साइन ऑफ ई डिवाइडेड बाय साइन ऑफ आर। यहां पर दोनों डिनोमिनेटर देखे सेम है तो कैंसिल हो जाएगा। तो साइन ऑफ आई इज इक्वल टू साइन ऑफ ई, ये हमें इंडिकेट करता है कि आई जो है ये ई के बराबर होगा। अब देखिए आई अगर ई के बराबर होगा, यहां पर ये रिफ्रैक्ट करके इस तरह से निकल रहा है, ये इंसिडेंट कर रहा है इस तरह से, तो ये आई अगर इस ई के बराबर होगा, आई इज इक्वल टू ई, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होगा। जैसे कि मैं एक बार फिर से इसे ड्रॉ कर लेता हूं, इस तरह से ये ग्लास स्लैब हो गया और ये आया इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्ट किया इस तरह से, और ये हो गया एमर्जेंट रे। यहां पर जो दो नॉर्मल्स है, ये एक नॉर्मल, ये दूसरा नॉर्मल, दो नॉर्मल्स चूंकि एक दूसरे के साथ पैरेलल है तो उसके साथ जो ये एंगल बन रहा है जो कि आई है, और ये जो एंगल बन रहा है ई है, चूंकि ये दोनों लाइंस, ये एन एन डैश और एम एम डैश चूंकि एक दूसरे के साथ पैरेलल है, मैं इस तरह से इसे ड्रॉ कर लेता हूं, ये दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल है, ये और ये, तो फिर अगर ऐसा एक लाइन रहे और ऐसा एक लाइन रहे, यहां पर
यहां पर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अगर बराबर हो तो फिर ये और ये एक दूसरे के बराबर, एक दूसरे के साथ पैरेलल होगा। आई एम सॉरी, तो पैरेलल होगा एक दूसरे के साथ। आप अगर इस चीज को ऐसे देखें कि ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये और ये, आप अगर इसे प्रोसीड कर देते हैं, आगे बढ़ा देते हैं, तो फिर अगर ये एंगल और ये एंगल, चूंकि ये दोनों पैरेलल है ये और ये, तो इस एंगल को इस एंगल के साथ बराबर होना ही होगा। और इस वाले लाइन सेगमेंट को या लाइन को अगर आप शिफ्ट करके यहां पर ले जाएं तो भी अगर तो ये वाला एंगल जो है ये वाला एंगल के साथ बराबर होगा। हमें शिफ्ट जो करना है इस साइड को अगर हम शिफ्ट करें, पैरेलली शिफ्ट करें, तो ही ये चीज होगा, तो ही ये होल्ड होगा। जैसे कि ये वाला एंगल जो है ये और ये तभी बराबर होगा, ये दोनों एंगल तभी बराबर होगा जब हम इस लाइन को हम पैरेलली शिफ्ट करके ले आएंगे। तो जब हम इसे पैरेलली शिफ्ट करके ले आएंगे तभी ये दोनों एंगल बराबर होगा। यहां पर आई होगा तो ये भी आई होगा, हमने इसे पैरेलली शिफ्ट किया तो ये एंगल भी आई होगा। चूंकि हमने पैरेलली शिफ्ट किया इसीलिए ये और ये वाला एंगल जो है ये दोनों सेम है, इक्वल है। इसका मतलब अगर ये और ये इक्वल होगा तब जाके हम कह सकते हैं कि ये जो लाइन सेगमेंट है और ये लाइन सेगमेंट है, आप लाइन भी कह सकते हैं, ये जो लाइन है और ये जो लाइन है ये दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल है। उसी लॉजिक से देखिए ये जो है ये एंगल और ये एंगल बराबर है। अब इस फिगर में देखिए तो फिर हम कह सकते हैं ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के साथ पैरेलल है। तो इस लॉजिक से कहा जा सकता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है ये एंगल ऑफ एमर्जेंस के चूंकि बराबर है, इसीलिए इंसिडेंट रे और एमर्जेंट रे एक दूसरे के साथ पैरेलल होता है। अब हम लोग क्या बात करेंगे? अब हम लोग देखेंगे कि ये जो लैटरल डिस्प्लेसमेंट है, ये लैटरल डिस्प्लेसमेंट के लिए हम कौन सा एक्सप्रेशन बना सकते हैं। लैटरल डिस्प्लेसमेंट मतलब इन दोनों इंसिडेंट रे और एमर्जेंट रे के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो, उसे पता करने के लिए हम यहां पर वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कंसीडर करेंगे। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, दैट मीन ये एंगल जो है ये एंगल 90 डिग्री का बनेगा। तो यहां पर ये C, ये हमने E नाम दिया है इसे, तो यहां पर ये पॉइंट जो है इस पॉइंट को F नाम दे देते हैं। सो लैटरल डिस्प्लेसमेंट होगा CF। और ध्यान से देखें BCF जो है ये एक राइट ट्रायंगल है। BCF जो ट्रायंगल है ये एक राइट ट्रायंगल है। हमें CF का वैल्यू निकालना है। ये जो CF है यही CF होगा लैटरल डिस्प्लेसमेंट, यही CF होगा लैटरल डिस्प्लेसमेंट, लैटरल डिस्प्लेसमेंट इसी का वैल्यू अभी हमें पता करना है। कैसे पता करेंगे? तो यहां पर इस ट्रायंगल में देखिए BCF ट्रायंगल में देखिए ये BC हो गया और ये ऐसे यहां पर बनेगा 90 डिग्री का एंगल, ये हो गया B, ये C और ये F। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि जो CF है, CF आप देखिए इस ट्रायंगल में CF ये परपेंडिकुलर का काम करेगा और BC हाइपोटेन्यूज है। तो हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर के बीच का जो रिलेशन है वो क्या होता है? वो रिलेशन होता है साइन का रिलेशन होता है। तो यहां पर ये एंगल है, मुझे ऐसा कहना चाहिए, लेट अस से दिस एंगल इज थीटा, मुझे ऐसा कहना चाहिए, मतलब ये एंगल जो है इसे कह रहे हैं हम थीटा, तो मुझे ऐसा कहना चाहिए कि ऑपोजिट साइड जो है, परपेंडिकुलर की जगह अगर हम ऑपोजिट साइड कहें तो बेहतर होता है। थीटा का जो ऑपोजिट साइड है और जो हाइपोटेन्यूज है इन दोनों के बीच का रिलेशन साइन का रिलेशन होता है। सो यहां पर साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू CF विच इज ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज विच इज BC। तो यहां पर चूंकि CF का वैल्यू हमें पता करना है, तो CF इज इक्वल टू BC इंटू साइन ऑफ थीटा। अब आप गौर से देखें ये थीटा एंगल किसके बराबर होगा? आप देखें यहां पर चूंकि ये I है, ये एक हम कह सकते हैं ऑपोजिट एंगल जो है ये I है, तो ये पूरा एंगल यहां से लेके यहां तक ये I होगा और यहां से लेके यहां तक अगर R है तो फिर ये जो एंगल होगा ये I माइनस R होगा। सो थीटा इज I माइनस R। तो यहां पर मैं उसी चीज को यहां पर लिख देता हूं, थीटा इज I माइनस R।
अब देखिए ये तो CF का वैल्यू हमने BC के टर्म में पता किया है, लेकिन BC अननोन है। तो BC को किसी नोन वैल्यू से हमें सबसे पहले तो यहां डिराइव करना होगा, या BC को किसी नोन वैल्यू के टर्म में हमें रिप्रेजेंट करना होगा। तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस जो है ये थिकनेस है, ये थिकनेस है इस ग्लास स्लैब का। तो यहां से अगर मैं इसे इस तरह से प्रोसीड कर देता हूं यहां तक, तो आप ये पाएंगे कि हमें एक ट्रायंगल मिला, एक राइट ट्रायंगल मिला। ये मैं नाम दे देता हूं यहां पर, इस पॉइंट को G नाम दे देता हूं। सो इस राइट ट्रायंगल में देखिए ये जो साइड है, ये साइड बराबर हो जाएगा थिकनेस T के, यहां से लेके B से लेके G तक BG हो जाएगा थिकनेस T। हमें क्या पता करना है, BC का वैल्यू T के टर्म में, क्योंकि थिकनेस ऑफ जो स्लैब है ये नोन टर्म होगा, इसे हम मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं। सो अब इस थिकनेस के टर्म में हम इस BC को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए, इस राइट ट्रायंगल में देखिए BGC राइट ट्रायंगल में देखिए तो ये वाला जो एंगल है ये एंगल R है। मैं यहां पर एक बार ड्रॉ कर लेता हूं, BGC में यहां पर ये एंगल जो है ये R है और BG का वैल्यू नोन है T। हमें इस BC को T और R के रेस्पेक्ट में रिप्रेजेंट करना होगा, ये BC इसे रिप्रेजेंट करना होगा। तो अब यहां से देखिए हम BC जो कि हाइपोटेन्यूज होगा इस ट्रायंगल का, और T जो है एडजेसेंट साइड है इस एंगल के साथ। देखिए इस एंगल के रेस्पेक्ट में देखिए ये एडजेसेंट साइड है, यहां पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूज के बीच कोसाइन का रिलेशन होता है। सो कोसाइन ऑफ R, कोसाइन ऑफ दिस एंगल इज इक्वल टू हम यहां पर कहेंगे दैट इज इक्वल टू adjacent which is T divided by hypotenuse. So T divided by hypotenuse is BC। और हमें BC के लिए एक्सप्रेशन पता करना होगा, जिस वैल्यू को हम यहां पर सब्सटीट्यूट करेंगे अल्टीमेटली हमें CF का वैल्यू पता करना होगा। तो यहां से हम कह सकते हैं कि BC इज इक्वल टू T थिकनेस ऑफ द स्लैब डिवाइडेड बाय कोसाइन ऑफ R। अब इसी वैल्यू को हम लोग यहां पर BC की जगह सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो हमें मिलेगा CF इज इक्वल टू T डिवाइडेड बाय कोसाइन ऑफ R इंटू साइन ऑफ I माइनस R। यहां पर जो टर्म्स है ये सारे नोन टर्म्स होगा या मेजर किया जा सकता है। जैसे कि अगर आप इस I को मेजर कर ले तो फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर, इस वैल्यू से हम R का वैल्यू पता कर सकते हैं। सो I को मेजर किया जाए और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, ये वैल्यू अगर हमें पता है, इसे अगर हम मेजर कर ले तो फिर हम वहां से R को भी पता कर सकते हैं। सो साइन ऑफ I माइनस R ये इजीली मेजर किया जा सकता है, और ये R तो हमने मेजर कर ही लिया है। सो कोसाइन ऑफ R का भी वैल्यू मेजर किया जा सकता है और थिकनेस को भी आसानी से मेजर किया जा सकता है। तो इस तरह से जो लैटरल डिस्प्लेसमेंट है, उस लैटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ इंसिडेंट रे विद रिस्पेक्ट टू एमर्जेंट रे, ये अगर हम पता करना चाहें तो उसके लिए एक्सप्रेशन ये होता है T डिवाइडेड बाय कोसाइन ऑफ R इंटू साइन ऑफ I माइनस R। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अब अगले वीडियो का लिंक आपको यहां पर स्क्रीन पे मिल जाएगा, वहां क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब मैं जाते जाते आपको बता दूं कि इस पूरे चैप्टर का, दैट मीन स्टैंडर्ड 10th के लिए लाइट चैप्टर के सारे वीडियोस का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उम्मीद है कि अगले वीडियो में जरूर मुलाकात होगी। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय। यहां हमारे पास दो गिलास है, दोनों में एक एक बराबर साइज का कॉइन्स है। अगर हम एक गिलास में पानी डाल दें तो हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलेगा। पानी वाला गिलास का कॉइन हमें उभरा हुआ दिखेगा, पर ऐसा क्यों होता है, चलिए देखते हैं। जब गिलास में पानी नहीं होता है तो लाइट रेज कॉइन से सीधे हमारे आंखों तक पहुंचता है और हम कॉइन को उसके जगह पर देख पाते हैं। पर पानी डालने से लाइट रेज पानी से हवा में जाते हुए डेविएटेड हो जाती है, तो हमारे आंखों तक जो लाइट रेज पहुंचती है उसी के हिसाब से हमारा दिमाग उसका इमेज बनाता है। तो इससे हमें लगता है मानो कॉइन और गिलास का निचला सतह उभरा हुआ है।
क्या आपको पता है, हम सूरज को समय से थोड़ा पहले उगते हुए देखते हैं। ऐसा होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण। एटमॉस्फेयर में लाइट जो रिफ्रैक्ट करता है उसके कारण ऐसा होता है। अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो हम 2 मिनट बाद सनराइज होते हुए देखते। हाँ, ये तो अलग बात है कि अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो लिविंग बीइंग नहीं होता इस अर्थ पे, तो उससे ऑब्जर्व करने वाला कौन होता। लेकिन जो एब्सोल्यूट रियलिटी है, जो फिजिकल रियलिटी है, उसको ऑब्जर्वेबल रियलिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। खैर, चलिए देखते हैं ऐसा क्यों होता है, क्यों हमें सनराइज समय से थोड़ा पहले होते हुए दिखता है। ये अर्थ है और ये है उसका एटमॉस्फेयर। हम इसे थोड़ा जूम करके देखते हैं। लेट्स से कि इस जगह पे एक इंसान है और ये इंसान जो हॉराइजन है उस हॉराइजन को देख रहा है, तो ये होगा उसके लिए हॉराइजन। इसके नीचे वाला जो हिस्सा है, ये हिस्सा इसे नहीं दिखेगा इस इंसान को। यहां मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा देता हूं। इस इंसान को इस लाइन के नीचे वाला हिस्सा जो है वो नीचे वाला हिस्सा नहीं दिखेगा, लेकिन ऊपर वाला हिस्सा उसे दिखेगा। अगर सूरज यहां पर पहुंच जाए तो फिर इस सूरज को ये देख पाएगा, लेकिन उसके नीचे अगर ये रहे तो वो उसे देख नहीं पाएगा। वेल, अब हम क्या करेंगे, यहां पर सन को ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज यहां पर सन है, सूरज है। ये ऑब्वियसली स्केल में नहीं है, ये आपको बहुत छोटा दिख रहा, अर्थ के रेस्पेक्ट में बहुत छोटा दिख रहा है, ये स्केल में नहीं है। अब क्या होता है, यहां से लाइट रे आता है और अर्थ के सरफेस तक पहुंचता है। लाइट रे जैसे ही एटमॉस्फेयर में एंटर करता है तो ये बेंड होने लगता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहां पर तो वैक्यूम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैक्यूम का एयर के रेस्पेक्ट में कम होता है। वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रेस्पेक्ट में कम होता है। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैक्यूम के रेस्पेक्ट में ज्यादा होता है, और एयर के डेंसिटी पे भी ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है। चलिए इसी चीज को थोड़ा सा हम इस रीजन में थोड़ा सा हम इसे जूम करके देखते हैं। यहां पर अर्थ के एटमॉस्फेयर को हमने कुछ हिस्सों में, कुछ लेयर्स में स्प्लिट कर लिया, हमें समझने में थोड़ी आसानी होगी। यहां है वैक्यूम, ये है वैक्यूम, और यहां पर एटमॉस्फेयर। अलग अलग लेयर्स में हमने इसे तोड़ दिया। हमें पता है कि जो यहां पर एयर होगा, आउटर एटमॉस्फेयर में जो एयर होता है उसका डेंसिटी बहुत कम होता है। जितना हम नीचे जाते जाते हैं उतना डेंसिटी बढ़ते जाता है। डेंसिटी में इंक्रीमेंट होता है, एयर के डेंसिटी में इंक्रीमेंट होता है जितना हम नीचे जाते जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जितना आप नीचे जाएंगे, पहला रीजन तो यह है कि ग्रेविटी जो है, ग्रेविटी इंक्रीज करता है नीचे जाते हुए, और दूसरा रीजन यह है कि प्रेशर, यहां पर जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, यहां पर लेट्स से P1 प्रेशर क्रिएट हो रहा है ड्यू टू ग्रेविटी जो यहां के एयर मॉलिक्यूल्स को नीचे की तरफ पुल कर रहा है, जिसके कारण प्रेशर क्रिएट कर रहा, वो प्रेशर वो नीचे वाले लेयर पे अप्लाई करता है। और यहां भी अपना एक प्रेशर होगा, लेकिन ऊपर वाला प्रेशर चूंकि नीचे ट्रांसफर हो रहा है तो यहां प्रेशर में इंक्रीमेंट हो रहा है। कुछ इसी तरह का एक्सप्लेनेशन हमने देखा था पिछले एक वीडियो में, जहां पर हमने देखा था कि स्टार्स के कोर में इतना ज्यादा प्रेशर क्यों होता है। तो यहां पर प्रेशर थोड़ा ज्यादा है। उसी लॉजिक से आप सोचे, यही प्रेशर अगर नीचे वाले लेयर पे ट्रांसफर हो जाएगा तो यहां का प्रेशर और ज्यादा होगा। प्रेशर ज्यादा होगा मतलब यहां जो डेंसिटी है एयर का डेंसिटी और ज्यादा होगा। जितना नीचे हम जाते जाएंगे एयर का डेंसिटी उतना ज्यादा होते जाता है। एयर का डेंसिटी बढ़ते साथ साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका बढ़ते जाता है। तो जितना ऊपर से नीचे की तरफ हम जाते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना बढ़ते जाता है। इसी के कारण लाइट जब एटमॉस्फेयर में एंटर करता है तो वो रिफ्रैक्ट करता है और वो कंटिन्यूअसली अंदर की तरफ रिफ्रैक्ट करते हुए जाता है या बेंड होते हुए जाता है। अगर हम यहां पर नॉर्मल्स ड्रॉ करें तो आप यहां पर देखेंगे ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उससे कम होगा जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। सिमिलरली यहां पर भी जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उससे कम होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड सो ऑन। इसीलिए ये लाइट रे जो है कंटिन्यूअसली बेंड होते हुए अंदर की तरफ ये बेंड होते हुए आगे बढ़ते जाता है। अब वापस आते हैं इसी फिगर में। तो सन से निकला हुआ लाइट रे इस तरह से आया, एटमॉस्फेयर में एंटर किया तो बेंड हुआ, कंटिन्यूअसली बेंड होते होते यहां पर जो इंसान इस सनराइज को देख रहा है उसके आंखों तक पहुंच
समझ रहा है। अब यहां पर ये इंसान जो इस सनलाइट को देखेगा या उसे जो सन का परसेप्शन क्रिएट होगा वो किस डायरेक्शन में होगा? ऑब्वियसली वो लाइट को इस डायरेक्शन में आते हुए देख रहा है। हमारे आंखों को या हमारे ब्रेन को यह नहीं पता होगा कि इससे पहले उस लाइट का क्या हुआ था, कहां पर वो रिफ्रैक्ट हुआ था, या एग्जैक्टली किस जगह से वो लाइट जो है बाहर निकला है। ये हमारा ब्रेन परसीव नहीं कर सकता है। ब्रेन हमारा वही इमेज क्रिएट करता है जो इमीडिएटली उस समय आंखों के अंदर जा रहा है। तो यहां पर आंखों के अंदर जो जा रहा लाइट रे, उसी के आगे अगर हम प्रोपगेट कर दे स्ट्रेट लाइन, तो हमारा ब्रेन वो परसेप्शन क्रिएट करेगा कि ये लाइट जो है, ये लाइट रे कुछ यहां से आ रहा है। तो हमें कहां पर दिखेगा सन? सन हमें यहां पर दिखेगा। देखिए, अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो अभी तक सनराइज नहीं होता। सन यहां पर है हॉराइजन के नीचे, लेकिन एटमॉस्फेयर में लाइट के रिफ्रैक्शन के कारण हमें सनराइज होते हुए ऑलरेडी दिख गया। तो सनराइज जो समय से पहले होता है, लगभग 2 मिनट पहले होता है, वो इसलिए होता है कि एटमॉस्फेयर में लाइट का रिफ्रैक्शन होता है और वो अंदर की तरफ बेंड होता है। और यही लॉजिक अगर आप लगा दें तो आप ये भी समझ सकते हैं कि सनसेट जो है वो समय से थोड़ी देर बाद क्यों होता है।